G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन फ्रांस, कनाडा, ब्राजील और टर्की के साथ वार्ता। आज 9 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिहिर जी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है भारत मंडपम में? रेशो बिल्कुल सही, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और ऐसा ही नज़ारा हम लोग लगभग कल से देख रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं देख रहे बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। एपीएन न्यूज पर हमने लगातार दर्शकों को एक एक मिनट का अपडेट दिया है, उन्हें बताया कि G20 में क्या खास रहा और क्या खास होने वाला है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि आज का दिन भी पहले तो सुबह सुबह लगातार राजघाट पर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम वो चीज करार ले गए। दिल्ली में घोषणा पर सर्वसम्मति जो है वो बनाने में भारत सफल हुआ और इसके पीछे हम देख रहे हैं सफलता तो है, लेकिन मेहनत भी बहुत रही इसके पीछे। मेहनत का तो अंदाजा इस बात से लगाइए रेशु की जो आयोजन हो रहा है, ऐसा नहीं है दुनिया में। जैसे कि अगर हम कुछ दूसरे देशों की बात करें तो वहां भी इस तरह के बड़े लेवल के जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होते हैं उसमें भारी भरकम खर्चा इन्वॉल्व होता है, जाहिर सी बात है, वो एक लाजमी है। लेकिन भारत ने जिस अंदाज में इसको पेश किया उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही जरूर हो रही है। और एक तरीके से भारत के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तमाम विरोधाभासी शक्तियां जिनमें आपस में नहीं पटरी बैठती थी, मिसाल के तौर पर चाइना और अमेरिका दोनों बिल्कुल दो ध्रुव पर हैं, उसके बावजूद इतने बड़े मंच पर तमाम देशों को साथ लेकर के अपनी बात मनवा लेना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के सामने में कि इंडिया बदल चुका है, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत बदल चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भारत बदल चुका है और बदलते हुए भारत की तस्वीर तो आज पूरा विश्व देख रहा है। वैश्विक मंचों को अपने वर्चस्व के लिए इस्तेमाल करने वाले देशों को इस बात पर राजी कर लेना कि G20 आर्थिक मुद्दे पर केंद्रित है, यहां राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, ये भारत की ओर से भी बड़ा संदेश है। भारत की ओर से संदेश इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है रेशु कि जब असली जो हेडेक था, सिरदर्द था, वो क्या था? वो ये था कि क्या नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो पाएगा, क्या उसके मसौदे पर सहमति बनेगी। और कमाल ये देखिए कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन जो शेरपा है अमिताभ कांत, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मसौदे पर सहमति बन गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी और इसके लिए उन्होंने तारीफ किया कि इसके लिए हमारे जितने मंत्री जो रात दिन इसको सार्थक बनाने में लगे हुए थे, उन सब की मेहनत जो है सफल रही। तो इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको हमें किसी भी व्यक्ति को या फिर वो कोई भी मुल्क हो, ये इसको हल्के में नहीं ले सकता। आज पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तमाम मीडिया की खबरें मैंने देखी तो वहां पर एक अजीब सी फीलिंग्स है कि अरे इंडिया में ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये रेशु याद कीजिए, जब चंद्रयान 3 का भारत ने कामयाब प्रक्षेपण किया था, चंद्रयान 3 जब वहां लैंड किया था उससे 10 या 20 दिन पहले रूस का एक मिशन था लूना, लेकिन वो फेल हो गया। तो इंडिया ने ये ताकत अपनी दिखा दी कि चाहे वो जल थल नभ हो, चाहे वो राजनय हो, चाहे कुछ भी हो, भारत सबसे आगे है, हिंदुस्तानी सबसे आगे है। रेशु बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि भारत सबसे आगे है, हिंदुस्तानी सबसे आगे हैं। यहाँ पर एक और चीज, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या चीन के BRI का काउंटर है? देखिए रेशु, होता क्या है कि कई चीजें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं। एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैसेज क्या होता है कि अगर चाइना जिसकी एक नीति रही है, विस्तारवाद की नीति रही है, ये चाइना के डीएनए में है रेशु कि जब से चाइना एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पे रहा है तो उसने अपने आसपास के जितने पड़ोसी हैं उन सबको चाइना ने हमेशा एक डिस्टर्ब मोड में रखा है। और इस वजह से ये चाइना के लिए सख्त पैगाम है कि आप वक्त रहते अपना नजरिया बदलिए, विश्व के हालात बदल रहे हैं, दुनिया की सामरिक जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं, इसलिए चाइना किसी चीज को बहुत हल्के में लेने की चालबाजी ना करे। इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। रेशु मिहिर, कल हमने जैसे देखा कि भारत अपने एजेंडों पर आम सहमति बना ले गया, चीन का क्या रुख रहा? चीन का देखिए, होता क्या है कि चीन का ऐसे भी जो एक परंपरागत ट्रेडिशनल इतिहास रहा है कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और एक कम्युनिस्ट कंट्री में जो जितनी गोपनीयता के जितने फंडे, तो उन्हें सिर्फ वही लाइन लेनी होती है जो बिल्कुल आला कमान की ओर से जाती है, उसके इतर वो कुछ भी ना सोच सकते, ना कुछ भी बोल सकते, ना कुछ भी कह सकते हैं।
तो इसका मतलब यह हुआ कि चाइना की इस पर प्रतिक्रिया अभी तो नहीं आई है, लेकिन ऑफ कोर्स स्वागत करना है। क्योंकि देखिए G20 में क्या है, हम लोग वन अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें किसी देश को क्या आपत्ति हो सकती है? भाई ठीक है, पूरी दुनिया एक है, और वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो वसुधा है, पूरी धरती है, पूरी पृथ्वी है, वो एक परिवार की तरह है। तो भारत ने हमेशा इस भावना में यकीन किया, और इस वजह से इसका जो वन, आज जैसे हम लोग की बात होगी वन फ्यूचर, यानी कि एक साझा भविष्य, तो भारत हमेशा से, इवन प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 शिखर सम्मेलन का आगाज किया था, उसमें उन्होंने 2500 साल पुराने प्राकृत के एक टेक्स्ट का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि भारत का तो आज का बात नहीं है भाई, आज की बात थोड़ी है, हम तो 2500 साल पहले से कहते आए हैं कि हम विश्व कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। और यही वजह है कि आज जब वन अर्थ की बात करें, वन फ्यूचर की बात करें, वन फैमिली की बात करें, तो उससे चाइना हो या जापान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कैसे गुरेज, कोई भी कैसे इनकार कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन चूंकि इसके राजनय में अलग अर्थ निकाले जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर एक सधी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। निश्चित रूप से चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आज न कल इस पर बयान जारी करेंगे, बहुत मुमकिन है कल करें, चूंकि अब ये अवसर नहीं है किसी बात की आलोचना की जाए, किसी चीज की किरकिरी या मजाक उड़ाया जाए, इसलिए अभी लोग चुपचाप वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। रेशो, बिल्कुल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है लोग, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में दुनिया को जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसकी पूर्ति के लिए हर साधन एयू के पास है, इसको तो हम सभी मानते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप गौर कीजिए कि EU हो, चाहे US हो, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, चाहे कोई भी संगठन हो, तो पर्यावरण को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक चिंता हमेशा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि सिर्फ चिंता से क्या होता है? अगर चिंता है तो आप इसका उपाय करेंगे, उसका इलाज करेंगे। कोई मर्ज है तो आप उस पर आंखें मूंद करके, एक फ्रेज है ऑस्ट्रिच अप्रोच, जिसको कहते हैं शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति, यानी कि रेत का तूफान आएगा, शुतुरमुर्ग जो होता है, एक ऑस्ट्रिच जो पक्षी होता है, अपना चेहरा रेत के इसमें, उसको लगता है कि तूफान आया ही नहीं, जब कोई तूफान आता है। तो ठीक वैसा ही मुद्दा जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का है। तो आपको बता दूं कि इंडिया पहला देश है रेशो, प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाइफ मिशन की शुरुआत की थी, लाइफ मिशन का मतलब ही था कि पर्यावरण के लिए हम एक सतत अभियान चलाएंगे, ग्रीन बनाएंगे, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटाएंगे, इमिशंस को कम करेंगे। उसके लिए तमाम जो देश है उनके बीच में एक फॉर्मूला तैयार होगा, और उसको लेकर ताकि अपने फ्यूचर को हम सुनिश्चित कर सकें, अच्छा बना सकें, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक स्वस्थ विश्व दे पाएं, एक स्वस्थ अनुकूल पर्यावरण दे पाएं। तो निश्चित रूप से इस लिहाज से भी G20 की ये शिखर बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं जब आज अभी वर्तमान में राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं भारत मंडपम, वहां तीसरे और आखिरी फाइनल सेशन अभी जारी है, वहां पर वन फ्यूचर के लिए एक भविष्य की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये तमाम डिटेल्स आएंगे, और तब हम उसको बताने की बेहतर स्थिति में होंगे। बिल्कुल, वन फ्यूचर की बात होगी, और जब चीजें निकलकर सामने आएंगी तो क्या कुछ हुआ ये हमें पता चल पाएगा, आप तक भी तभी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का नाम हम नहीं भूल सकते हैं, और वो हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि पिछले कितने समय से वो इस कार्यक्रम के लिए लगातार जुटे हुए थे, एक एक योजना में। रेशु, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि एस जयशंकर हमेशा खामोशी से, चुपचाप, दक्षता से काम करने में यकीन रखने वाले मंत्री रहे हैं, और वो एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं। तो यानी उन्हें विदेश नीति की, राजनयिक की, डिप्लोमेसी की एक एक बारीकियां पता है। तो वो इस बात को जानते हैं कि किस चीज का हल कैसे निकलता है। और G20 की इस बैठक के लिए ये थोड़ी ही कि 9-10 तारीख को बैठक हो गई और काम हो गया, ऐसा नहीं था ना। इसकी तैयारी तो पिछले लगातार कई अरसे से, कई महीनों से चल रही थी। कई जगह बैठकें हुई, भारत के जितने भी महकमे हैं केंद्रीय, उन लोगों ने अलग अलग, तकरीबन ज्यादातर महकमों ने अलग अलग बैठकें की, चाहे वो रोजगार मंत्रालय हो, चाहे कोई दूसरा मंत्रालय हो। तो G20 भारत के लिए एक आन बान और शान का प्रतीक था, और मुझे इस बात को बताने में बेहद खुशी है कि आखिर इंडिया, यानी भारत, वो इस मैसेज को देने में कामयाब रहा। रेशु, बिल्कुल, और अब देखिए ना, इसकी जो कमान है वो ब्राजील को सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा कई जगह हमने देखा, कई जगह पढ़ा भी कि ब्राजील पहले से इतना चिंतित है कि भाई आपने तो इतना भव्य आयोजन कराया, आपने इतना खूबसूरत भारत मंडपम बनाया,
हम कैसे ये सारी चीजें कर पाएंगे? रेशु, ब्राजील के बारे में एक मजेदार बात है, जैसा कि सब जानते हैं, ब्राजील एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। हाँ। ब्राजील का मिजाज, वहाँ की फिजा बिल्कुल अलग है। हाँ। और जो वहाँ के राष्ट्रपति आए हैं, आपने भी कल एक अच्छी स्टोरी की थी रेशु, मैंने देखी थी, काफी अच्छी स्टोरी थी, वो लूला के बारे में बताया था, उनकी तीसरी शादी है। हाँ। बताया था। तो ब्राजील एक ऐसा देश है जिसके कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ आप गोवा से तुलना कर सकती हैं उसकी। हाँ। और वहां पर एक जो बड़े बड़े आयोजन, वहां के लिए कोई नई बात नहीं है, ये उनकी विनम्रता है, उनकी सौजन्यता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। पर मुझे यकीन है, और इसके पहले भी रियो में आपको बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, तो G20 भी वो लोग बहुत भव्यता से करेंगे। और कार्निवल तो वहां का सालाना उत्सव है, हर साल वो कार्निवल मनाते हैं जहां लाखों लोग जुटते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से होता है। लेकिन हाँ, भारत ने जिस तरीके का आयोजन किया है वो उनके लिए एक बड़ी लकीर जरूर है, जिसको पार पाना ब्राजील के लिए क्या, किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। और भारत मंडपम को जिस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, उसको तो देखकर कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। इतनी खूबसूरती के साथ उसको तैयार किया गया है। रेशु, ये दरअसल विदेशी मेहमानों के लिए नहीं, ये हम लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय था, जो इसी दिल्ली के अंदर रहते हैं। न जाने कितनी बार प्रगति मैदान के आसपास से गुजरना होगा। हाँ। लेकिन ये तस्वीर पहली बार ऐसी देखी जो आंखें बिल्कुल कहते हैं फट जाना, चकाचौंध। इतनी भव्यता सच में दिल्ली के अंदर बहुत कई बार दिखाई पड़ी थी। किसी भी इसके पहले भी दिल्ली ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं। इवन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की सार्क का समिट हुआ था जी सर। उसके अलावा उसके पहले 83 में जब इंदिरा गांधी के, हालांकि उस समय हम लोगों की उम्र कम हुआ करती थी, जितना अखबारों में पढ़ा देखा, तो वो दिलकुट सम्मेलन का उस समय एक हुआ था। लेकिन G20 इस लिहाज से खास है कि भारत ने यह साबित कर दिया। हाँ, लोगों को तकलीफ भी हुई। हमें इस बात को एक न्यूज चैनल होने के नाते ये भी कहें, तकलीफ किस नाते हुई कि भाई 3 दिन तक पूरा शहर ठप रहा। तो आप जरा सोचिए उन दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा जो रोज रोज खाते हैं, कमाते हैं, उनके लिए तो 3 दिन की दिहाड़ी मारी गई। पर ठीक है, बड़े बड़े मौकों के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां बनती हैं रेशु। बिल्कुल, बड़े बड़े मौके के लिए छोटी छोटी कुर्बानी बनती हैं। ये आपने बहुत सही लाइन कही है यहाँ पर मिहिर जी। लेकिन अब हम बात करेंगे, क्योंकि जब किसी भी देश को कमान सौंपी जाती है, G20 की अध्यक्षता जिसके पास होती है, तो उसको एक हथौड़ा दिया जाता है और ये हथौड़ा भारत ब्राजील को सौंपेगा। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ लॉजिक होता है, वो भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे। बेसिकली आपने अगर ओलंपिक खेल देखे होंगे तो उसमें रिले रेस कोई भी देखा होगा, तो उसमें मशाल अगला जो होस्ट कंट्री होता है उसको होता है, थमाया जाता है कि भाई अगला ओलंपिक अभी रियो में हो रहा है, नेक्स्ट टोक्यो में होगा। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर होता है कि भाई ठीक है, हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए, अगली जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जस्ट उसका सिंबल है। ठीक है, ये ठीक उसी तरीके से जैसे कि ओलंपिक गेम का मैंने बताया, और बाकी ऐसे तमाम जो फंक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई सिंबल ऐसा चुना जाता है, चूज किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें व्यवस्थाओं से संबंधित है, हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये एक सिंबल है कि ठीक है, नाउ इंडिया इज डन, भारत ने इस चीज को कर लिया है, कामयाबी से किया है, और अब आगे का जिम्मा, अगले 1 साल का जिम्मा आपका है। तो एक औपचारिक रूप से वो ट्रांसफर ऑफ होस्ट हम कह सकते हैं, ये इस तरह की बात है। बिल्कुल, और ये तस्वीर हमने देखी भी थी नवंबर में 2022 में, जब बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए ये हथौड़ा सौंपा गया था और उन्होंने कहा था कि बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हम इस कर्तव्य का पालन करेंगे, और वो होता हुआ भी हमने देखा। जी जी, और वो होता हुआ ना सिर्फ होता हुआ दिखा, बल्कि कहीं कल्पना से परे होता हुआ दिखा। हाँ। आज दुनिया इसलिए चर्चा कर रही है कि भारत ने आयोजन किया, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सारे तमाम देशों में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से एक साथ संगठन की शक्ति, संचालन की शक्ति और राजनयिक की ताकत, इन तीनों चीजों का जो परिचय दिया है वो अद्भुत है कई लिहाज से। आप देखेंगे, देखिए रेशु, क्या होता है कि डिप्लोमेसी में एक बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताता है, और डिप्लोमेसी के बारे में ऐसा कहा जाता है राजनयिक के बारे में कि जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, चाहे वो क्राउन प्रिंस हो मिडिल ईस्ट से आए, या फिर आपको लूला हो ब्राजील से आए, या फिर आपको मैक्रोन हो, या कोई भी हो, या ट्रूडो हो कनाडा से आए, या नाइजीरिया के बोला टिनिबू हो, तो उन सबके इसमें आपको एक कंफर्ट लेवल दिखता। ऐसा नहीं है, और भी देशों में कंफर्ट लेवल दिखता होगा, लेकिन जो इंडिया के साथ, इंडिया में जो हम लोग की डिप्लोमेसी का अंदाज है रेशु, वो बहुत हद तक इंप्रूव किया है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि जहां तक पुराने दौर के डिप्लोमेसी की बात करें तो इंदिरा के जमाने में माना था कि वो भी डिप्लोमेसी में इंदिरा अपने आप में आयरन लेडी मानी जाती थी, और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके बहुत अच्छे थे, चाहे मार्गरेट थैचर हो, चाहे यासर अराफात हो, चाहे फिदेल कास्ट्रो हो।
उन सारे नेताओं से इंदिरा के व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध थे और उसका रिफ्लेक्शन भारतीय फॉरेन पॉलिसी पर दिखता था। तो कमोबेश लगता है कि वो फेज एक बार फिर से आया है और मोदी उसको एक नया आयाम दे रहे हैं, इसलिए उस मायने में ये अलग है। आयाम दे रहे हैं उस मायने में तो अलग है ही, लेकिन आप देखिए कि कोविड के बाद ये हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कोविड से जहां तमाम देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरे तरीके से गड़बड़ा गई थी, ऐसे में भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की और जल्द ही तीसरे नंबर पर भी आने का दावा लगातार किया जा रहा है। मेश जी, रेशु देखिए, कोविड के दौर में दुनिया जिस तरह के, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं तो रक्तपात नरसंहार, हाँ। पैंडेमिक के लिहाज से, महामारी के लिहाज से, हाँ। तो दुनिया वैसे मंजर से ईश्वर न करे कभी दोबारा दो चार हो, लेकिन वो दौर एक बहुत ही भयावह दौर था। हाँ। भारत ने भी काफी नुकसान झेला, हम में से कईयों ने बहुत अपने लोगों को खोया है, जिसकी भरपाई हम शायद इस जन्म में कभी नहीं कर सकते और कभी नहीं कर सकते। तो कोविड का समय बहुत चैलेंजिंग ग्लोबली था, लेकिन उस दौर में भी एक खास बात आप नोट करें तो भारत पहला देश उभर कर आया जिसने वैक्सीनेशन का 100% का तकरीबन लक्ष्य पूरा किया। भारत एक ऐसा देश रहा जिसने दुनिया में 100 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई की और इसलिए भारत को एक तरीके से उपमा मिल गई कि वैक्सीन गुरु है भारत। तो कोविड के समय में, और जाहिर सी बात है दुनिया की अर्थव्यवस्था करा रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्था दबी हुई है, दुनिया का इकोनॉमी का जो फ्लो है बिल्कुल नोज ड्रिवन है, नीचे की तरफ वो पटखनी खा रहा है। वैसे दौर में भारत ने मजबूती से अपने आप को थामे रखा और पोस्ट कोविड निश्चित रूप से भारत ने अपने जीडीपी में इजाफा किया। हमारा जो इकोनॉमी के जितने सूचकांक है, जितने हमारे इंडेक्स हैं, दे आर डूइंग गुड, वो अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए पोस्ट कोविड चैलेंजेस को भी भारत ने बहुत ही ग्रेसली, बहुत ही हिम्मत और बहुत ही फॉलो तरीके से। ही क्यों, अगर हम काढ़े की बात करें तो भारतीय काढ़ा भी विदेशों तक मंगवाया गया और योग तो पूरी दुनिया आज अपना रही है। वो भी हमारे कुटनय की कामयाबी है, हमारे राजनयिक कामयाबी है। 2014 से पहले योग कहां था? कहीं नहीं था। आज यूएन योग को मानता है, विश्व योग दिवस मनाता है। तो अब काढ़ा हो चाहे फिर बाकी देशी आयुर्वेदी उपचार हो, तो भारत ने साबित किया कि देशी तरीका हो विदेशी तरीका, इंडिया इज नंबर 1। रेशु, बिल्कुल देसी तरीका है और देसी तरीके से जो विदेश के लोग हैं वो भी हम पर भरोसा करेंगे। यही भारत ने किया है और यही भारत करता आया है, जिसकी वजह से लगातार भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान जाता है तो हमारे देश के राजनयिकों का, इसके साथ ही देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जिनकी दूरदर्शिता यानी कि दूर की सोच वो पहले से ही देख लेते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए और बाकी देशों को साथ लाने के लिए क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।